Damn, it feels good to be back on YouTube. ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं इस बात को जब मैंने आपसे पूछा था कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर व्लॉग बनाना चाहिए, एंड दिस टॉपिक गॉट द मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में हम बात करेंगे मेरे म्यूजिक प्रोडक्शन सेटअप के बारे में, और सेकंड हाफ में हम बात करेंगे मेरे वीडियो प्रोडक्शन सेटअप के बारे में. सभी इक्विपमेंट्स की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि मैंने कितने में खरीदा, और Amazon की लिंक्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा. शुरुआत करते हैं माइक्रोफोन से. तो जो माइक मैं यूज करता हूँ वो है Rode NT1A. Rode NT1A एक कंडेंसर माइक्रोफोन है. कंडेंसर माइक्रोफोन बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो हल्के से हल्का नॉइस भी वो कैप्चर कर लेते हैं. तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां सराउंडिंग नॉइस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा शोरगुल है, तो वैसी जगह पर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा. 2013 में जब मैंने अपना कवर तुम ही हो डाला था, तब से लेके आज तक मेरे जितने भी YouTube वीडियोज़ हैं वो सारे मैंने Rode NT1A पे रिकॉर्ड किए हैं. YouTube के अलावा बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी मैंने NT1A का यूज़ किया है. सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस माइक टू यू. अब बात करते हैं ऑडियो इंटरफेस की. जो ऑडियो इंटरफेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है M Audio Fast Track MK2. 2 इनपुट आते हैं इसमें, एक XLR, एक जैक. XLR इनपुट जो आता है वो आता है फैंटम पावर के साथ, जिससे आप अपना कंडेंसर माइक कनेक्ट कर सकते हैं. M Audio ने अब ये ऑडियो इंटरफेस बनाना बंद कर दिया है. दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड. इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव फोकसराइट कंपनी का है. उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं उसकी लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा. इसके बाद आता है मिडी कीबोर्ड. मैं यूज़ करता हूँ Akai MPK Mini. इससे पहले मेरे पास था M Audio Oxygen 25, वो भी इसी की तरह 25 कीज का एक कॉम्पैक्ट मिडी कंट्रोलर था. Akai MPK Mini में आपको कीज के अलावा मिलते हैं 8 प्रोग्रामेबल पैड्स और 8 प्रोग्रामेबल नॉब्स. तो अपने म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर से आप अलग अलग कंट्रोल्स इन पे असाइन कर सकते हो. पिच बेंड और मॉड्यूलेशन व्हील यहाँ पे रिप्लेस किए गए हैं जॉयस्टिक से, विच आई थिंक इज अ रियली कूल फीचर. तो अगर आप भी मेरी तरह कीबोर्ड प्लेयर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़े मिडी कंट्रोलर की आपको जरूरत है. जो कंप्लीट बिगिनर्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि मिडी कंट्रोलर का अपना कोई खुद का साउंड नहीं होता. ये सिर्फ कंट्रोल करते हैं आपके म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर के अंदर जो मिडी इंस्ट्रूमेंट्स हैं. मतलब यू कैन प्ले ड्रम्स विद इट, यू कैन प्ले स्ट्रिंग्स, बेस, गिटार, व्हाट नॉट, बट इनका अपना अलग से कोई साउंड नहीं होता. सो बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट किए बिना आप इसे प्ले नहीं कर सकते. बात करते हैं स्टूडियो मॉनिटर्स की. मैं यूज़ करता हूँ KRK Rokit 5. इन स्टूडियो मॉनिटर्स को आपने ज़रूर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग होम स्टूडियो के वीडियोस में देखा होगा. दिस इज सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट पेयर ऑफ स्टूडियो मॉनिटर्स दैट यू कैन बाय. अगर आप होम स्टूडियो बिल्ड करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि रूम का डायमेंशन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा जो बाहर बड़े स्टूडियोज़ होते हैं उतना. तो इनसे बड़े स्टूडियो मॉनिटर्स की ज़रूरत नहीं है आपको. दिस इज़ मोर देन इनफ. Rokit 5 की एक खास बात यह है कि इसमें बेस पोर्ट जो है वो फ्रंट साइड में दिया हुआ है, जो कि होम स्टूडियो ओनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है. घर में जब हम अपना स्टूडियो बिल्ड करते हैं तो हमारे पास जगह की किल्लत होती है. ज़्यादातर हमें स्पीकर्स को दीवार से सटा के ही रखना पड़ता है. ऐसे केसेस में लो फ्रीक्वेंसी की वजह से मिक्सिंग के टाइम पे काफ़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन बेस पोर्ट फ्रंट में होने की वजह से आपको इसमें थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी. इसके बाद आप जो कंप्यूटर के पीछे लगा हुआ देख रहे हो उन्हें कहते हैं अकूस्टिक पैनल्स, जो कि फोम की बनी होती हैं. मैंने पूरा सेट मंगाया था MMT अकूस्टिक्स का. अकूस्टिक पैनल्स के बारे में ये समझना ज़रूरी है कि ये साउंड प्रूफिंग के लिए यूज़ नहीं हुआ है. ये लगा लेने से ऐसा नहीं है कि आप जो घर में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आवाज़ बाहर नहीं जाएगी या फिर बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आएगी. नो, दिस इज जस्ट टू ट्रीट द रूम रिफ्लेक्शंस, जिससे मिक्सिंग में आपको उतनी दिक्कत ना आए. और मैं इनका यूज़ वोकल्स रिकॉर्ड करने के लिए भी करता हूँ. हेडफोन्स मैं यूज़ करता हूँ JBL के T250 SL. इससे पहले मैं यूज़ करता था Sennheiser का HD201, और इसके अलावा मैं HD180 भी यूज़ कर चुका हूँ. जब Sennheiser हुआ करते थे मेरे पास, तब मेरे पास स्टूडियो मॉनिटर्स नहीं थे और मैं उसी पे मिक्सिंग करता था. लेकिन आप प्रोफेशनली मिक्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उन दोनों में से कोई भी हेडफोन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. हाँ, अगर आप सिर्फ वोकल रिकॉर्ड करते टाइम आपको सिर्फ ट्रैकिंग के लिए यूज़ करना है तो यू कैन गो फॉर Sennheiser HD201 और Sennheiser HD180. म्यूजिक प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर यानी द डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन दैट आई यूज़ इज़ Cubase 5. मैं बहुत सालों से Cubase 5 पे हूँ, मैंने अभी तक अपग्रेड नहीं किया है. और जब मैंने शुरू किया था तब मैं FL Studio से मैंने शुरू किया था. उसके बाद मैंने Nuendo यूज़ किया. Nuendo के बाद मैंने Cubase 5 यूज़ किया और तब से मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है. ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी बिग डिबेट. सम पीपल से
Logic is the best, some say Pro Tools is the best. I personally feel it doesn't make any difference. Ultimately what matters is the creativity. आपके thoughts, ideas matter करते हैं. तो मैं इस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहूँगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है. मैं पर्सनली Cubase 5 यूज़ करता हूँ. अब बारी है मेरे वीडियो प्रोडक्शन सेटअप के बारे में बात करने की. सबसे पहले बात करेंगे कैमरा और लेंसेज के बारे में. तो सबसे पहला वीडियो तो मैंने वेबकैम पे शूट किया था. उसके बाद जो मैंने सबसे पहला DSLR खरीदा, जो कि मैं इस वीडियो से पहले तक यूज़ करता आ रहा था, दैट वाज Canon 600D, Canon T3i. 600D लेने के बाद शुरुआत के कुछ वीडियोस मैंने किट लेंस पे ही शूट किए, ये सोच के कि अब तो मैंने बहुत अच्छा कैमरा खरीद लिया है, वीडियोस मेरे अच्छे दिखने लगेंगे. लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि किट लेंस इज नॉट गुड इनफ. देन आई इन्वेस्टेड इन माई फर्स्ट प्राइम लेंस, दैट वाज 50mm f1.8. 50mm f1.8 is probably the best portrait lens that you can buy in this budget range. तो अगर आपने अभी DSLR खरीदा है और किट लेंस के बाद आप अपग्रेड करना चाहते हैं, कोई एक लेंस है जो आप लेना चाहते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी दैट लेंस. मैंने इस साल की शुरुआत तक सारे वीडियोस, ऑलमोस्ट सभी वीडियोस, बारिंग फ्यू कमर्शियल वीडियोस जो हाई एंड प्रोडक्शन थे, मैंने सारे वीडियोस 600D पे शूट किए थे. एंड इवन इन 2018 इट इज रियली गुड कैमरा. 50mm लेंस का एक ही डाउन साइड ये था कि मेरा ये रूम काफ़ी छोटा था और मेरे ज़्यादातर वीडियोस इसी रूम में मैं शूट करता था, तो थोड़ा वाइड जाने की ज़रूरत थी. दैट्स वाई आई वेंट फॉर 24mm f2.8. बट मुझे ये कहना होगा दोनों लेंसेज यूज़ करने के बाद कि 50mm इज़ अ लॉट शार्पर देन द 24mm. तो जहाँ तक हो सके मैंने तो अपने वीडियोस 50mm पे ही शूट किए हैं. पर ये वीडियो मैं जिस कैमरा पे शूट कर रहा हूँ वो मैंने अभी रिसेंटली अपग्रेड किया है. इट इज़ Fujifilm X-T3 और जो लेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फूजी का ही लेंस है 23mm f1.4. दिस लेंस अलोन कॉस्टेड मी मोर देन द एंटायर सेटअप दैट आई हैड प्रीवियसली. शुरू के वीडियो में लाइट्स मैं जो अवेलेबल लाइट्स है वही यूज़ करता था, जो घर में ट्यूब लाइट्स लगी होती हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा लाइट्स, मैं उन्हीं का यूज़ करके वीडियो शूट करता था. फिलहाल जो दो लाइट्स हैं मेरे पास वो दोनों ही हैं फोटो प्रो डे लाइट 1. इनमें 3 CFL बल्ब के स्लॉट्स दिए होते हैं, तो YouTube के पर्पस से आई थिंक इट्स सफिशिएंट. शुरुआत में मुझे इतना जल्दी रियलाइज नहीं हुआ कि इतनी हार्श लाइट क्यों है. एक डिफ्यूज़र होना, एक सॉफ्ट बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने वीडियोस को बेटर लुक देना चाहते हैं. तो ट्राइपॉड मेरे पास बहुत बेसिक सा है. इट इज़ Proton Steady Pro 560, लेकिन ज़्यादातर DSLR कैमराज के लिए दिस इज़ मोर देन इनफ. लेकिन अगर आप हाई एंड हैवी कैमराज आप यूज़ करना चाहते हैं तो इससे थोड़ा भारी आपको ट्राइपॉड लेना होगा. क्योंकि मैं शुरुआत से अपने वीडियो खुद ही शूट करता आया हूँ, तो Canon 600D के लिए मुझे चाहिए था एक रिमोट. तो Canon RC6 ने मेरी बहुत मदद की है. ये रिमोट होने की वजह से मैं आउटडोर में भी वीडियो शूट कर पाया. अगर आप भी मेरी तरह वन मैन आर्मी हैं तो ये रिमोट आपको ज़रूर खरीदना चाहिए. आई हाईली रिकमेंड इट. ये सारी चीज़ें तो मुझे अपने वीडियोस बनाने के काम में आती हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो जब मुझे मेरे क्लाइंट के वीडियो शूट करने होते हैं, जब मूविंग शॉट्स लेने होते हैं, जब मैं खुद फ्रेम में नहीं हूँ, किसी दूसरे को शूट कर रहा हूँ, उस टाइम पे कैमरा स्टेबलाइजर इज़ अ मस्ट. मैं यूज़ करता हूँ फ्लाईकैम 3000. ये कम्प्लीटली मैनुअल है, Zhiyun क्रेन की तरह या फिर Ronin की तरह. इसमें कोई हाई एंड मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़रूर होगी इसका अच्छे से यूज़ करने में. मैंने भी अभी इतना यूज़ नहीं किया है, बहुत कम वीडियोज़ में यूज़ किया है. आई एम स्टिल गेटिंग यूज टू इट. ज़्यादातर कैमराज में अभी इन बॉडी स्टेबिलाइजेशन इतना अच्छा नहीं आया है, जिनमें है भी. और पहले के जो कैमराज थे, खास करके जो मैं यूज़ कर रहा था 600D, उसमें तो बिल्कुल ही इन बॉडी इमेज स्टेबिलाइजेशन नहीं था, ना ही लेंस उसकी स्टेबिलाइज्ड मैं यूज़ कर रहा था. सो इन माई केस अ कैमरा स्टेबिलाइजर फॉर शूटिंग अदर्स इट वॉज अ नो ब्रेनर. कैमरा प्लस स्टेबिलाइजर का वेट अगर देर तक आपको शूट करना है तो इट कैन बिकम वेरी हैवी. सो आई वुड रिकमेंड अ बॉडी पॉड एज वेल. अपने वीडियोज़ में एडिट करता हूँ Adobe Premiere Pro में. इसके अलावा कुछ वीडियोस में मैंने आफ्टर इफेक्ट टेम्पलेट्स यूज़ किए हैं. मुझे आफ्टर इफेक्ट्स इतना अच्छे से नहीं आता, बट आई कैन मॉडिफाई द टेम्पलेट्स. तो बहुत बेसिक काम के लिए मैंने आफ्टर इफेक्ट्स रखा हुआ है, बट 90% ऑफ माई वर्क इज डन इन Adobe Premiere Pro. सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट माय होम स्टूडियो. मैं अगला वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए. जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मैं रिकमेंड करूँगा कि जाके मेरे सॉन्ग्स सुनिए, मेरे कवर्स, मेरे ओरिजिनल सॉन्ग्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. I'll see you in the next video. Till then, it's goodbye from me.